देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सॉरी एक दिन वीडियो नहीं बना सके, कोई काम पड़ जाता तो इसलिए आज आपके साथ हम हाजिर हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। आई थिंक शान शर्मा शो वीडियो जो है हाउ जयशंकर फॉरेन पॉलिसी मेड इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्री के बारे में बात करें कि किस तरह इस्लामिक कंट्री को डॉक्टर एस जयशंकर ने मतलब कि पैरालाइज समझ है या उनको हिप्नोटाइज, ये लफ्ज़ सही होगा कि किस तरह वो उनकी अब बातें मानने लग गए हैं। तो देखते हैं, बड़ी मज़ेदार है वीडियो, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। आप भी देखिए, बाद में इस पर बात करते हैं। एक समय पर सऊदी जैसे अरब देश ऐसे काम के लिए जाने जाते थे। They say Saudi Arabia is the primary manifestation of Islam. It points a strong finger to Saudi Arabia and the role they played in funding the 9/11 attack. The world has a right to know the role that Saudi Arabia plays in funding terrorism. Who funds so-called terrorism? A report in the UK points to Saudi Arabia. They promote attacks on symbols of Western culture like concerts at Manchester and the Bataclan Theatre. जो देश एक समय पर पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे, आज उन देशों में कुछ और ही चल रहा है। Yoga is on the rise in Saudi Arabia. Babs Hindu Mandir, Abu Dhabi in UAE is a traditional Hindu place of worship. Site is located at Abu Murekha, which is near Al Reba of the Dubai Abu Dhabi Sheikh Zayed Highway. Welcome, Your Holiness, in the Emirate of Fujairah. The Crown Prince of Saudi Arabia said women in the Islamic country do not have to wear head covers. In a break from tradition, Saudi Arabia is set to open its first liquor store. It has decided to restrict the volume of loudspeakers at mosques. और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश भारत के सबसे करीबी दोस्त बन गए। Prime Minister Narendra Modi broke the protocol by hugging the Saudi Crown Prince upon his arrival. Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. सऊदी सिंगर्स भारत की शान में गाने गा रहे हैं। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। पाकिस्तान जो इन देशों को अपना माई बाप मानता है, तो पाकिस्तान के माई बाप भारत माता की शान में गाने गा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इस समय पाकिस्तानियों की छाती पे कितने सांप लौट रहे होंगे। वतन वतन हुब्बक यजरी फी उरूगी। तो ये कायापलट कैसे हुई? भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, एक समय था जब अरब देशों का और भारत का रिश्ता जेठालाल और अय्यर के रिश्ते जैसा था। सऊदी अरेबिया जैसे देश दुनिया भर में और खासकर इंडिया में अपनी वहाबिज्म और सलाफिज्म की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करते थे। वहाबिज्म और सलाफिज्म बहुत एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजीज हैं जो शरिया की और इस्लाम की बिल्कुल स्ट्रिक्ट और लिटरल इंटरप्रिटेशन में विश्वास रखते हैं, और ये आइडियोलॉजीज नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत नफरत सिखाते हैं। अरब देशों के पास बहुत सारा तेल था और उस तेल की वजह से उनको कभी कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ा, पैसा ही पैसा था, और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर में खासकर एशिया में और इंडिया में वहाबिज्म और सलाफिज्म जैसी एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को एक्सपोर्ट करने में लगाया, और कभी कभी तो सीधा आतंकवाद को ही। Many of these preach extremist literature. They promote attacks on symbols of Western culture like concerts at Manchester. The American people, the American citizens of the world has a right to know the role that Saudi Arabia plays in funding terrorism. A report in the UK points to Saudi Arabia and Theresa May's government's under pressure. These links to terror aren't new. The 9/11 terror attacks in the US was the time when the world woke up to Saudi Arabia's links to terror, and 20 years on, this country continues to be covertly and overtly supporting terrorists. एक समय पर उनका मानना था कि भैया तेल का पैसा तो कहीं जाने नहीं वाला, उसके ऊपर से इस तरह की एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को फैलाकर और आतंकवाद को सपोर्ट देकर वो पड़ोसी देशों में, भारत में मुसलमान पॉपुलेशन में इस एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस और दबदबा बनाकर रखेंगे। और इंडिया में इसका इफेक्ट देखिए। 2011 और 2013 के बीच में 25,000 वहाबी प्रीचर्स इंडिया आए थे और 1700 करोड़ इंडिया के मदरसों और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट किया गया था। एक आईबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंडिपेंडेंस के समय पर सिर्फ 88 मदरसे थे
जो कि 2006 में बढ़कर 5 लाख हो गए थे। इसमें 30 लाख बच्चे पढ़ते थे और nearly 14 बिलियन इसमें अरब देशों ने इन्वेस्ट किए थे। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ पिछले 20 सालों में सऊदी अरेबिया अकेले ने nearly 90 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं वहाबी इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। इतना पैसा आकर इंडिया में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने में लगा, लेकिन स्कूल हॉस्पिटल वाले जो क्राउड है जो बोलते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि इस 1700 करोड़ रुपए से मदरसों की जगह, मस्जिदों की जगह स्कूल और हॉस्पिटल बनवा दिए जाते। 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए मस्जिद और मदरसे बनवाने में, और ये मॉस्क और मदरसे जो इन अरब देशों ने फंड किए, आप देखिए उनमें क्या सिखाया जाता है। आप दे रहे हैं खिलाफत की तालीम बच्चों को अपने मदरसे में? मदरसे में देते हैं ना, तो लाजिम दे रहे हैं मेरे बच्चे लोग का। पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। खिलाफत बोले तो बहुत मुश्किल है, हिंदी लोग बहुत है। इंडिया में खिलाफत बोला है तो IS का आदमी है तो होता है। किताब पूरा देखो, पूरा पूरा खिलाफत का किताब के लिए बेसमेंट है, पहले बेसमेंट मतलब अच्छा लोग का ऐसा नहीं, फिर ऊपर जाने में तो खिलाफत का सब्जेक्ट। You are showing these speeches also of various Baha'i leaders who are student in the madrasa, like Zakir Naik. Each and every pupil know who is Zakir Naik. इन सब की फंडिंग हवाला से अरब देशों से आया करती थी। इनफैक्ट कश्मीर में भी 90s में जो टेररिज्म का सर्ज हुआ था, उसमें भी काफी सारी फंडिंग गल्फ कंट्री से आई थी। काफी सारे रेडिकल आउटफिट्स जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे या उनके टेररिस्ट आउटफिट से लिंकेजेस थे, उनको भी अरब देशों से फंडिंग आई है। जाकिर नाइक जैसे हेट प्रीचर्स, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि उसको अपने देश में बुलाकर अवार्ड भी दिया गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इनफैक्ट एक समय पर ये देश इतनी आतंकवाद को फंडिंग देते थे कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश भी बोल रहा था कि यार सऊदी अरेबिया कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमिज्म फैला रहा है। बताइए, पाकिस्तान जैसा देश आतंकवाद के बारे में कंप्लेन कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एनिमे के सुपर फैंस कंप्लेन कर रहे हैं कि एनिमे में जो लड़कियां होती हैं उनको कुछ ज्यादा ही सेक्सी बनाया जा रहा है, थोड़ा कम सेक्सी करो इनको। लेकिन आजकल हालात उस समय से बहुत ही डिफरेंट हो गए हैं। वही सऊदी और UAE जो इंडिया में मदरसे बनवाता था, मस्जिद बनवाता था और एक्सट्रीमिज्म को फैलाता था, वो आज देखिए क्या कर रहा है। Not just any temple, the biggest one in the country, the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, a symbol of harmony between two civilizations and friendship between two countries. The city of Makkah in Saudi Arabia hosted the second Open Yoga Asana Championship. The event was organized by Al Veda Saudi Club. Saudi Arabia is set to introduce yoga in major universities across the country. Major universities in Saudi Arabia support and promote yoga over the next few months. इतना तो हमारे नीतीश कुमार नहीं पलटते जितना ये लोग पलट गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 14 फरवरी को मोदी जी UAE जा रहे हैं, UAE के एक सबसे बड़े और भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई 10 साल पहले ये आपको बोलता कि एक मुस्लिम देश में एक विशालकाय भव्य हिंदू मंदिर बनने जा रहा है जिसका मोदी जी जाकर उद्घाटन करेंगे, तो वो इंसान आपसे बोलता कि भैया इतना चरस फूकना अच्छी बात नहीं है, जरा मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाओ। और यार 10 साल पहले UAE में तो छोड़ो, भारत में ही मंदिर बनना मुश्किल था। बात तो सही है। और UAE में तो ये सब हो रहा है। सऊदी अरेबिया में देखिए, उनके स्कूलों में रामायण और महाभारत सिखाई जाएगी। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. हाल ही में सऊदी अरेबिया में इंडिया की मिनिस्टर स्मृति ईरानी गई थी, जो इस्लाम के बहुत ही पावन शहर मदीना में गई थी। और ना सिर्फ एक नॉन मुस्लिम को मदीना में जाने दिया गया, बल्कि उन्होंने अपना सर भी नहीं कवर किया। Indian Union Minister Smriti Irani led a delegation to Medina, Saudi Arabia over the weekend. The official statement from the government of India highlighted warm ties between India and Saudi Arabia, expressing gratitude for the Ministry of Hajj and Umrah's gesture in facilitating the Indian delegation's visit to Medina. एक समय पर जब सऊदी अरेबिया रिकॉर्ड पाकिस्तानियों को जेल में डाल रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, उस समय पर भारत और सऊदी के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए सऊदी अरेबिया ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता से मुक्ति देने का फैसला किया है। और भी सऊदी अरेबिया के जो राजा है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बड़े बड़े चेंजेस देखिए। 2 days ago, Mohammed bin Salman had ordered the Ministry of Islamic Affairs in Saudi Arabia to publish orders that all mosques in the kingdom would be banned from broadcasting Ramadan prayers on, quote, all media outlets in all forms. The laws are very clear and stipulated in the laws of Sharia that women wear decent, respectful clothing like men. This, however, does not particularly specify a black abaya
or a black head cover. The decision is entirely left for women to decide what type of decent and respectful attire she chooses to wear. In fact, मोहम्मद बिन सलमान तो चाहते हैं कि अरब देशों में यूरोपियन स्टाइल का रेनेसांस आए. أنا أعتقد إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة मसाफ फिल आलम व अअतक़द अन हाज़ा हदफ सौफ यतहक़क़ 100%. तो इस समय पर सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देश ग्रो और डेवलप करने चाहते हैं. इसीलिए सऊदी अरेबिया दूसरे बढ़ते हुए डेवलप करते हुए देशों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है और इस तरह के देशों का प्राइम एग्जाम्पल है भारत. कल्चरल लिंकेजेस के अलावा भी अरब देशों और भारत के बीच में और भी बड़े बड़े पार्टनरशिप्स हो रहे हैं. भारत और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन की गई है. इस सीपा एग्रीमेंट के अंदर ट्रेड, एनवायरमेंट, एनर्जी, कल्चर, बहुत सारे एरियाज में भारत और यूएई कोलैबोरेट करेंगे. यूएई और सऊदी जैसी कंट्रीज जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर का इनक्रेडिबल टूरिज्म पोटेंशियल देख रहे हैं. इन देशों से टोटल 33 कंपनीज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट किया है, जैसे अल हशेमी ग्रुप, एमिरेट्स रॉयल इंटरनेशनल ग्रुप और अल तैयार ग्रुप. ये कंपनीज बहुत सीरियस है जम्मू कश्मीर को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए. और सऊदी की तरह ही 2022 में यूएई ने भी इंडियंस के लिए वर्क वीजा मिलना काफी आसान कर दिया. 2022-2023 में इंडिया और यूएई के बीच में $85 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जो अभी तक का हाईएस्ट फिगर है. यूएई और इंडिया के बीच में एक और बड़ा इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो रहा है जिसमें मुंबई से दुबई तक एक अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी. सिर्फ इस अकेले प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अपेरेंटली $1 ट्रिलियन है. यूएई की एक पोर्ट कंपनी गुजरात में एक पोर्ट सिटी डेवलप करना चाहती है. यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप अहमदाबाद में इंडिया का लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल बना रहे हैं. इन देशों की कई रिटेल कंपनीज ने भी गुजरात में 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है. इनफैक्ट सिर्फ यूएई और सऊदी के साथ ही नहीं, ओमान जैसे अरब देशों के साथ भी इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत बढ़ रही है. ओमान रफली 2500 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है. इसके साथ साथ भारत भी ओमान, इजिप्ट, सूडान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है. 2022 में 450 इंडियन कंपनीज ने अपने आप को इजिप्ट में रजिस्टर करवाया है. और शायद आपने अरब कंट्रीज और इंडिया के बीच का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है. ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इंडिया को गल्फ कंट्रीज और इजराइल के थ्रू डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट करवाएगा. ये चाइना की बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका एक राइवल कॉरिडोर है, जिसका प्लान है कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कंप्लीट ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जाए. ये कॉरिडोर इंडिया से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस से होते हुए डायरेक्टली यूरोप में जाएगा. और ये कॉरिडोर अगर सक्सेसफुल होता है तो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा. What will this corridor include? Well, it will have a railway line, a ship rail transit network, road transport routes, a hydrogen pipeline, and high density optical fiber cables. और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इसकी सक्सेस से इंडिया को बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक विंडफॉल होने वाला है. अब आप देखिए, जब भी इंडिया के साथ कुछ भी अच्छा होता है तो कुछ लोगों को बहुत पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों के बहुत मेल्टडाउन्स होते हैं. और अरब मुसलमानों को भारत के काफिरों से दोस्ती करते हुए देख भारत और पाकिस्तान के अरब कॉस्प्लेयर्स का बहुत दिल जल रहा है. एक के ऊपर एक आप देख सकते हैं कि मेल्टडाउन हो रहे हैं, जिसमें इनसे सहा ही नहीं जा रहा. ये जो अरब देश हैं जिनको भारत और पाकिस्तान के मुसलमान अपना माई बाप मानते हैं, वो भारत जैसे काफिरों से क्यों इतनी दोस्ती कर रहे हैं? कितने बुरे दिन आ गए हैं सऊदी अरेबिया के. इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया को गलत मुस्लिम बोल रहे हैं, झूठा मुस्लिम बोल रहे हैं, मुनाफिक बोल रहे हैं, मुशरिक बोल रहे हैं. We get to the charity, don't give donations to the mosque. Some of the Saudis responded and said yes, because we have official channels of ihsan and the like. Behind these rules that sound sane are more sinister intentions. When bin Salman reduced the hours spent on Islamic education, he didn't say because I want to reduce Islam in the country. He said I want to promote critical thinking. एक कहावत शायद आपने सुनी होगी, चाय से ज्यादा केतली गरम है. ये लोग जो है ना, ये उस कहावत का बेस्ट एग्जांपल है. इनके हिसाब से मक्का मदीना के मुस्लिम, जहां इस्लाम पैदा हुआ, जहां इस्लाम के पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी निकाली, वो मुसलमान नकली हैं. और लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और कराची के मुसलमान असली मुसलमान हैं. इनको देख के ना कसम से साउथ दिल्ली की लावण्या की याद आती है.
है, जो 2016 में ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद साउथ दिल्ली और गुड़गांव में परेड निकाल रही थी #NotMyPresident का, #Black Lives Matter के नारे लगा रही थी मैडम। ये वो मैडम है जो अमेरिकन से भी ज्यादा अमेरिकन है, उसी तरह से ये वो मुसलमान है जो सऊदी के मुसलमान से भी बड़े मुसलमान है। तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि भाई ये चेंज अरब मुस्लिम्स में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखिए, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ and those who look only to the past or present are certain to miss the future। देखिए, अरब देश भी देख रहे हैं कि जो इनके तेल के दम पर इकोनॉमीज चलती रही हैं इतने सालों से, जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसे ही चलती रहे। आज पूरी दुनिया ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मार्केट फोरकास्ट ये प्रोजेक्ट करते हैं कि 2024 और 2028 के बीच में ऑलमोस्ट 20% से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ होगी, जिसमें सिर्फ अमेरिका में $160 बिलियन का मार्केट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। फोरकास्ट ये भी कहते हैं कि 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ ऑल न्यू कार सेल्स बन जाएंगे, जो कि 2021 में सिर्फ 3.4% थे। टोयोटा और वोल्वो जैसी कई बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ये वादा भी किया है कि वो गैसोलीन कंज्यूम करने वाली व्हीकल्स ही बनाना बंद करेंगे और 100% सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। इंडिया जैसे देशों को भी अगर आप देखिए तो वो भी एक बहुत बड़ा पुश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने में, ताकि उनकी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो। अरब देशों को भी समझ में आ रहा है कि अगर हमको अपनी करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, अगर हमको अगला पाकिस्तान नहीं बनना, अगर हमको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बचाकर रखनी है और आगे भी ग्रो करते रहना है, तो हमको भी अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। और अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें दूसरे देशों के साथ काम करना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप्स बनानी पड़ेगी, दूसरे देशों के कल्चर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और इसलिए अपनी सोसाइटी को थोड़ा रिफॉर्म करना जरूरी है। इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं रख सकते अपनी सोसाइटीज में। यूएई ने अनाउंस किया है कि वो अपनी इकोनॉमी पर ऑयल डिपेंडेंसी कम करेंगे और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए यूएई 6 नए इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप कर रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी अपना विजन क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने तो कहा है कि वो अरब देशों को दुनिया का नया यूरोप बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक सऊदी अरेबिया की 2030 विजन डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर की है, जो कहती है कि वो सऊदी अरेबिया को 2030 में एक वाइब्रेंट और इवॉल्व्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक थ्राइविंग इकोनॉमी बनाना चाहते हैं जिसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल एंगेजमेंट को एनकरेज किया जाए। और ये सारी चीजें बिना सोसाइटल रिफॉर्म के नहीं होंगी। कट्टर इस्लामिज्म सोसाइटी को पाकिस्तान बना देता है। मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि अगर आप यूरोप और अमेरिका से compete करना चाहते हैं, उनसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी सोसाइटी में इस्लामिज्म को कम करना पड़ेगा और सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान की वजह से नॉन ऑयल रेवेन्यूज ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं। इन देशों ने भी रियलाइज किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना बेसिकली अपने पैसे को गड्ढे में फेंकने के बराबर हो गया। अब कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है नहीं। जिस तरह से आपने 2021 और 2022 में क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज में अपने पिताजी के पैसे डालकर बर्बाद किए हैं, उसी तरह से सऊदी अरेबिया और यूएई भी रियलाइज कर रहा है कि भाई हम अपने पैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने में डालकर बर्बादी कर रहे हैं। और ये देश इतना सीरियस है अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करने के लिए और अपनी सोसाइटीज को रिफॉर्म करने के लिए कि ये इजराइल के साथ भी ट्रेड करने को तैयार है। आप तो जानते ही हैं कि इस्लामिक देशों का इजराइल के बारे में कैसा ओपिनियन है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन आजकल अरब देश इजराइल के साथ ट्रेड करने को भी तैयार है। इनफैक्ट यूएसए की मदद से यूएई और इजराइल के बीच में एब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन किए गए थे, जिसमें दोनों देशों ने फ्री ट्रेड पैक्ट भी साइन किया है, जिसमें 96% गुड्स जिनकी ट्रेडिंग होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, उन पे टैक्सेस, टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया है और कुछ पे तो पूरी तरह से हटा भी दिया गया है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इलाई कोहेन तो ये दावा भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे और भी अरब कंट्रीज के साथ इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने वाला है। और देखिए, इंडिया और अरब देशों के बीच में, खासकर इंडिया और सऊदी और यूएई के बीच में जो इतने क्लोज रिलेशंस बन रहे हैं, उसके लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी को दाद देनी बहुत जरूरी है। 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है अरब देशों के साथ बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। We are very happy to have a strong relationship with our friendly country India. Also for a long time we have this relation and we have been asked to bring this relationship
to the highest level that we can. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. मोदी ने 5 बार यूएई का दौरा किया है और वो बहरीन जाने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। I would certainly agree. I would say that the relationship between the kingdom and India, the last 5 years especially, has grown exponentially. Part of that is the very strong relationship between Prime Minister Modi and the Crown Prince. प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जानते हैं कि ना सिर्फ अरब देश रिच देश हैं, लेकिन वो भारत में इन्वेस्ट करने का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। अरब देशों में भारतीय डायस्पोरा बहुत बड़ा है। इस डायस्पोरा के कारण भारत में रेमिटेंसेस भी बहुत हाई आते हैं। Inward foreign remittances to India grew 26% in the last financial year to $112.5 billion. और भारत की इस डिप्लोमेटिक कोशिशों की वजह से इन देशों की जो पाकिस्तान पॉलिसी है वो भी चेंज हुई है। जब भी सऊदी किंग पहले इंडिया आया करते थे तो हमेशा पाकिस्तान में भी रुका करते थे, लेकिन जब पिछली बार वो भारत आए तो पाकिस्तान में नहीं रुके। अब उसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि भैया ये जब भी पाकिस्तान जाते थे तो प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके इनके पास पहुंच जाते थे। हो सकता है कि वो इस कटोरे वाली हरकत से परेशान हो गए हों। इनफैक्ट सऊदी अब इंडिया के साथ जॉइंट आर्म्ड एक्सरसाइजेस भी कर रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद भी कम करने को बोल रहा है। The relations between Pakistan and Saudi Arabia have always been in good terms. However, in recent years, their ties have experienced strains. तो क्रेडिट टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि उन्होंने देखा कि अरब देशों में खासकर सऊदी यूएई में हवा किस तरफ बह रही है। मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के मोहम्मद बिन जायद अपने देशों को रिफॉर्म करना चाहते हैं। इस बात को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और इन दोनों देशों से करीबी और पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इस रिश्ते का न सिर्फ इकोनॉमिक फायदा होगा, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आतंकवाद को फंडिंग भी कम मिलेगी। और शायद कुछ समय के बाद इंडियन मुस्लिम्स भी देखेंगे कि यार जिनको हम अपना माई बाप मानते हैं वो इतना रिफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्यों भारत में 7वीं शताब्दी में रह रहे हैं। शायद वो भी इंडियन सिविलाइजेशन को अपना सिविलाइजेशन माने, शायद वो भी अपने कल्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश करें जिस तरह से सऊदी अपने कल्चर को रिफॉर्म कर रहा है। इससे इंडिया को पॉलिटिकल ही नहीं लेकिन कल्चरल भी बहुत फायदा होगा। जैसे जैसे इंडिया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली ताकतवर बन रहा है, उसका सऊदी और यूएई जैसे पावरफुल मुस्लिम एलाइज होने से इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी बढ़ेगी। भिखारिस्तान और इंडिया के जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं जो इस्लामोफोबिया के एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया के ऊपर, वो एलिगेशंस भी कमजोर पड़ेंगे। तो फाइनली सवाल उठता है कि भाई आगे जाते हुए अरब देशों और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया की पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी यही रहती है तो ये रिलेशंस काफी इंप्रूव होंगे। इकोनॉमिक सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर्स में बहुत सारी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत और अरब देश ये सब लोग इस समय अपना सारा फोकस डेवलपमेंट और ग्रोथ पर रखा हुआ है। किसी भी देश के पास इस्लामिज्म के लिए टाइम नहीं है। तो अगर यही ट्रैजेक्टरी चलती रही तो मेरे हिसाब से भारत और अरब देशों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होती ही रहेगी और इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट को और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से अगले 10 सालों में इंडिया और अरब देशों के बीच की रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी? आप कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं इस रिलेशनशिप को? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आपके हिसाब से इस रिलेशनशिप का क्रेडिट किसको जाता है? बाकी गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गालियां सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको 3% ऑफ ऑल न्यू कार सेल्स बन जाएंगे, जो कि 2021 में सिर्फ 3.4% थे। टोयोटा और वोल्वो जैसी कई बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने ये वादा भी किया है कि वो गैस। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये तो वही बात सच होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पैसा या जिसके पास डेवलपमेंट उसकी दुनिया सारी जो है ना वो गुलाम। ये जितनी बड़ी शानदार वीडियो ये भाई ने बनाई है, बड़ी प्रिसाइजली बनाई है कि किस तरह सऊदी अरब पहले लोग सोचते थे, किस तरह इन्वेस्ट करते थे, टेररिज्म फंडिंग करते थे, किस तरह लोग इंडिया के अंदर मदरसों को फंडिंग करते थे, ये सारी चीज़ें। और अब किस तरह इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, उस इंडिया की तरफ जो जिसके अंदर वो वाबीज़म और दूसरा वो बता रहे थे, फैला रहे थे। तो ये इंडिया ने मकाम हासिल किया है अपने दम पर। आज केला मिडल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इनके पीछे है। क्या सऊदी अरब झुक गया है इंडिया के सामने? झुकना का मतलब ये नहीं कि उनके फिर आपने वीडियो देखी नहीं। अगर आप इसको झुकना कह रहे हैं ना सऊदी अरब को, फिर आपको समझ ही नहीं है। झुकना का मतलब यह है कि उनका झुकाव ज्यादा वो होता है जिस तरह हम जाके सऊदी अरब के सामने झुकते हैं। यार आप समझते हैं, झुकाव का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। भाई मैं बताता हूँ तुझे, ये झुकाव है, झुकना नहीं मैंने कहा। झुकाव नहीं है। सऊदी अरब
सर ने भी बता दिया कि तेल के बलबूते पे कब तक कितना ये कर लेंगे। भाई दुनिया के साथ भी तो चलना है ना। जो दुनिया जिस तरह चल रही है उनको भी उस तरह चलना पड़ेगा, इसीलिए उनका जो सरबराह है इसने वो थोड़ा सा चेंजिंग लेके आया है, ये अच्छी बात है। और जो इंडिया और सऊदीया के या दुबई के अच्छे तल्लुकात है, ये उनकी दोनों कंट्रियों की एक अच्छी प्रेस ये अपनी अपनी जनता के लिए, पहले ये क्लियर मैं कर दूं। दूसरी बात, ये मोदी के दौरे है ना भाई, आप कुछ दिन पहले आपको पता होगा दुनिया की तारीख में कभी भी दुबई ने सब किसी को इस्तेमाल नहीं किया जितना प्यूटन को दिया गया है। प्यूटन को? जी प्यूटन, रशिया का सदर प्यूटन दुबई के अंदर नहीं। मुझे लगता है भैया तो वीडियो नहीं देखी तो मोदी साहब को नहीं, मोदी साहब का वेलकम मैं सोच रहा तुम बोलने वाले हो यार, मोदी साहब का वेलकम नहीं हुआ भाई। आप बात समझे, आपने वो मेरे ख्याल से या तो वीडियो की नहीं या वेलकम देखा नहीं। मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, मोदी साहब के वेलकम की बात कर रहा हूँ। मैं प्यूटन के वेलकम की बात कर रहा हूँ। प्यूटन तो इधर कहाँ से आ गया? पहले दौरा सऊदीया, दुबई और ईरान तीनों कंट्री के किसने किया है? अब वो चाइना जा रहा है, वो प्यूटन ने किया है। असल मेन मकसद पता क्या है? सऊदी अरब चाह रहा है कि जिस तरह दुनिया या इंडिया या जापान तरक्की कर रहा है हम भी करें, का हक भी बनता है सऊदी अरब का भी। सऊदी अरब, एक बात मैं आपकी बात काटता हूँ, बात असल में ये है कि सऊदी अरब जो है ना, वो जिस तरह भाई ने भी कहा है कि कब तक जो है ना ऑयल पे अपना गुजारा करेगा। जाहिर सी बात है वो अपनी दुनिया जो है वो अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ रही, जिसकी वजह से जो पेट्रोल डीजल इनकी चीजें जो है ना जिनका इस्तेमाल कम होगा, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि सऊदीया जो है ना वो दुबई को फॉलो कर रहा है। भाई आपके वो ब्रादर मुल्क बता रहा भाई कितनी कंपनीज 30+ कंपनीज है जो इंडिया के कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करने जाए, सिर्फ कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। भाई अगर वो डेवलपमेंट कर भी रहे हैं कश्मीर के अंदर, भाई कश्मीर के अंदर, कश्मीर के लोगों का, इंडियन का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। हर कंट्री अपना फायदा देखती है। हर अगर तेरे पास 4 पैसे तू वहीं इन्वेस्ट करेगा जहां तुझे अपना मुनाफा डबल नजर आएगा। ऐसे ही है ना पाकिस्तान का भाई, पाकिस्तान में खुद के अपने लाले पड़े, जान के लाले पड़े हैं। तू थोड़ा सा इस इलेक्शन के अंदर किसी हुकूमत को बैठ लेने दे, ऊंट किसी करवट बैठने दे, एक बार आ लेने दे एक बंदे को, इमरान खान को, तो मैं देखूंगा ये सभी कंट्री क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी, क्यों नहीं पाकिस्तान दुनिया के साथ जाने करेगा, क्यों नहीं पाकिस्तान की इकानमी बढ़ेगी। वो एक बार की बात है, वो तुझे वक्त साबित करेगा, मैं बताऊंगा तुझे। बात होती जब तेरे जेब में पैसा है तभी सारा कुछ चलता है। 1 बिलियन के लिए आपको इतना जो है IMF जलील करता है, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा भाई? क्योंकि देख सकते पूरी दुनिया अब जानती है, हम तो अभी जाने ना, तो पूरी दुनिया भी इसके साथ जान चुकी है कि भाई असल कंट्रोलर जो है पाकिस्तान के कौन है। उनके साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा सेव होगा भी या नहीं होगा। भाई तुझे समझ ही पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मैं कहता हूँ इमरान खान क्यों 31 साल सजा भोग रहा है, क्यों सजा हुई है? इसकी वजह की सजा हुई है कि ये एस्टैब्लिशमेंट को इस जमहूरियत से बाहर रखना चाहता है, बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्री में रखना चाहता है। तो नहीं और बिल्कुल होगा, तेरी दुनिया सारी देखेगी, तू भी देखेगा, मैं भी देखूंगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है। शहबाज शरीफ को बनाने जा रहे हैं वीडियो, ये शहबाज शरीफ का नाम कहां से आ गया, वीडियो तो कोई और है, मैं थोड़ा सा बता लूं। ये कठपुतलियां नहीं चलेंगी, हुकूमत नहीं चलेगी, बना ले एक बड़ी तारीख आज से स्टार्ट होगी, तुझे तीनों को नहीं पता है, वो छोड़ो, वो देखेंगे। असल बात ये है भाई, सऊदी अरब भी अपना मफाद देख रहा है, इंडिया अपना देख रहा है, सारे भाई सऊदी अरब अकेला देख रहा। लेकिन इंडिया के अंदर सारी दुनिया क्यों आ रही है, क्यों इन्वेस्ट कर रही है? वक्ती तौर पे वो एक अच्छा काम है उनका चल रहा है, दुनिया के ऊपर एतबार कर रही है, दुनिया को पता है हमारा पैसा लगा हुआ जाया नहीं होगा, कहीं मतलब गुम नहीं होगा, हमें वहां से फायदा मिलेगा। उन्होंने अपने आप को इस मुकाम के लिए बनाया है, ऐसी बात ही है। एतमाद भाग गया अपना, कोई इश्यू नहीं है। आज सऊदी अरब के अंदर देख, कल रियाद के अंदर आपने वीडियो शायद देखी कि नहीं, और रियाद के अंदर रात को पता नहीं कितने जश्न मनाए जा रहे हैं, जिस तरह आप मानेंगे नहीं, जिस तरह यूरोप क्या हुआ है, मतलब एंजॉय वहां कर
ये गाने बजाने लगे। वही बात कि भाई जो सऊदी अरब है ये दुबई को फॉलो कर रहा है, वो भी चाहता है कि जैसे दुनिया दुबई के लिए पागल होती है जाने के लिए, ऐसे दुबई को छोड़ के हमारे पास आए। हमारे सऊदी अरब के अंदर फुटबॉल की ग्राउंडें बड़ी जल्दी से तैयार हो रही है, वहाँ रोनाल्डो मेसी जैसे बंदे जाके वो इसी वजह से बुलवा रहे हैं। उधर क्रिकेट के स्टेडियम बन रहे हैं, उधर टेनिस के स्टेडियम बन रहे हैं। सिर्फ जो है ना यूएई या सऊदी अरेबिया ये नहीं, वो उन्होंने बताया है कि जो ओमान है, इजिप्ट है, ये देखें कि ऐसी कंट्री है ये भी इन्वेस्ट कर रही है। वो कह रहे थे कि 300 कंपनी इंडियन कंपनी है वो इजिप्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। यानी कि देख लें कि पूरा जो मुस्लिम है ना, जो ये अरब साइड कंट्री हैं, ये सभी जो हमारे माई बाप, वो बार बार वो भी बोल रहा था हमारे माई बाप, सऊदी अरब हमारा माई बाप ही है भाई। आज तुम्हारा 3 बिलियन निकाले तुम आपके बैंकों में सऊदी अरब का पैसा पड़ा है, दुबई का पैसा पड़ा है, माई बाप है आपके, मानो इस चीज को। अच्छा बात मेरी सुने जी, यानी कि देखिए कि ऐसा कोई ना कोई खास बात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही एक किस्म की इंडिया की तरफ झुकी। खास बात नहीं भाई, उन्होंने मेहनत किया, स्टेबल किया है, अपने आप को बनवाया, अपना लोहा बनवाया उन्होंने। मेन मुद्दा आप तीनों को समझ क्यों नहीं आ रही? मेन मुद्दा है चाइना। एक तरफ देखो श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, इस तरह कई कंट्रियां हैं जिसमें ताइवान भी ले आओ, सभी कंट्री, कितनी ज्यादा कंट्री जिनको चाइना कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान समेत हो रहा है ना। इसी तरह इंडिया की सोच है कि जो अरबी मुमालिक बच गए ना इधर उधर भी वो चक्कर लगा रहे चाइनी, उधर भी आप देख रहे हैं इनके भी दौरे होंगे, चाइना के भी दौरे होंगे। चाइना इतनी आसानी से इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देगा ना। इंडिया एक दूसरे की दौड़ इकॉनमी की, दोनों की, किसकी? इकॉनमी की। वो दौड़ेगा, इधर दौड़ रहे हैं, वो इधर अरबी मुमालिक में दौड़ रहे हैं, इनकी इकॉनमी की दौड़ लगी हुई है। तो ये होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दुश्मनी है बोली, नहीं, ये इकॉनमी की दौड़ है। उधर चाइना दौड़ रहा है उनको, उधर हाथ पहले वो श्रीलंका में भी था ना इंडिया, सारी कंट्रियों में था इंडिया, उधर एकदम चाइना आ गया, एकदम वो इधर आ गया। भाई ये एक काम चल रहा है इकॉनमी का। IMEC के इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे वो बता रहा है कि जिसमें मिडिल ईस्ट होगा, वो इजराइल होगा, इंडिया होगा और यूरोप की तरफ चीजें जाएंगी। आपको लगता है कि इजराइल ये बन पाएगा? वो नहीं बन पाएगा। मैंने उस दिन कह रहे जैसे ये मीटिंग G20 जब मीटिंग दिल्ली में हुई थी, मैंने उस दिन अपने चैनल पे बैठ के कहा था ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जंग लगी हो ना वो इजराइल फलस्तीन, भाई मैंने पहले जंग की बात है, ये दिमाग में इजराइल की लगी, मैंने पहले बोल दिया ये ऐलान होने के फौरन बाद जंग शुरू हो गई। इजराइल की जंग और फलस्तीन की बाद में 10-15 दिन बाद की बात है, मैंने पहले बोल दिया था ये कभी भी कॉरिडोर नहीं बनेगा। फिर वो भाई यूए की बात कर रहा था कि अंडरग्राउंड टनल जो है 1 ट्रिलियन, ये भी सुन लो, ये बस ख्याली पुलाव है। ये सुनते हुए मुझे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल ये अंडर वाटर टनल है। ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, ये 1.5 साल हो गया सुनते हुए, अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अगर कर ले तो बहुत बड़ा भैया, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हम जब के हो जाए। चलो जी, खैर बात मुझसे ये कहते हैं इंडिया आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के साथ बेहतर कर रहा है और हम जो है उधर घी सिखा रहे हैं। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।